यह है सांता क्रूज डेल इस्लोटे, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो मुश्किल से 2 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की जिंदगी किसी आधुनिक शहर जैसी नहीं दिखती। न सड़कें हैं, न गाड़ियाँ और न ही कोई पुलिस थाना। बस एक छोटा सा हेल्थ पोस्ट है, बेहद पास पास बने घर है और चारों तरफ फैला हुआ समंदर। हम अक्सर दुनिया को बस बड़े महाद्वीपों, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के तौर पर देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि धरती पर इससे कई ज्यादा है। समंदरों में बिखरे हुए 60 लाख से ज्यादा टापू हैं और उनमें से कई इस एक की तरह पूरी तरह जिंदा है। लोग यहाँ पानी के बीचों बीच अपनी जिंदगी बसा चुके हैं। यह कोई पोस्टकार्ड जैसी फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक असली चलती फिरती बस्ती है। करीब 1000 लोग इस टापू पर रहते हैं, जो आकार में बस 2 फुटबॉल के मैदानों जितने हैं। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग है, पूरी तरह इंसानी और सामूहिक। क्योंकि न सड़कें हैं, न गाड़ियाँ हैं और न ही पुलिस की मौजूदगी, तो रोजमर्रा की जिंदगी आपसी सहयोग, परंपरा और मजबूत सामाजिक रिश्तों पर टिकी हुई है। घर इतने पास बने हैं कि कई बार लोग कोरल चट्टानों को भरकर जमीन बनाते हैं ताकि हर इंच का इस्तेमाल हो सके। शहरों और पर्सनल स्पेस यहाँ नहीं है, लेकिन कम्युनिटी स्पिरिट भरपूर है। गलियाँ बच्चों के खेलने से, बड़ों के आपस में बात करने और पड़ोसियों के साथ मिलकर खाना पकाने से हर वक्त गुलजार रहती है। भीड़ भाड़ के बावजूद यह एक गहरी समझदारी और तालमेल है। लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। ज्यादातर लोग खून के रिश्तों या शादी से जुड़े हुए हैं। इस घनिष्ठ समाज में प्राइवेसी की जगह कनेक्शन की तरहीज दी जाती है और शायद यही इस जगह को खास बनाता है। सांता क्रूज डेल इस्लोटे हमेशा से ऐसा भीड़ भाड़ वाला नहीं था। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी सालों में हुई, जब कोलंबिया की मुख्य भूमि से कुछ मछुआरे इस छोटे से टापू पर आए। यहाँ के समुद्र में मछलियाँ बहुत थी। टापू आराम के लिए बढ़िया था और खास बात, यहाँ मच्छर नहीं थे, जैसे कि आसपास की जमीनों पर थे। धीरे धीरे वे अपने परिवार भी लाने लगे, घर बनाने लगे और यही बस गए। समय के साथ साथ मछली पकड़ने की ये जगह एक गांव में बदल गई। घर बने, परिवार बढ़े और कोरल और पत्थर डालकर टापू का आकार भी बढ़ा। एक मछुआरे का अस्थायी अड्डा अब एक आत्मनिर्भर समुदाय बन चुका है। आज सांता क्रूज डेल इस्लोटे बाहरी दुनिया के लिए एक जिज्ञासा बन गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह एक छोटा सा मानव बस्ती जैसा टुकड़ा लगता है, जो चारों ओर से नीले समंदर से घिरा हुआ है। नावें, जो यहाँ की लाइफलाइन है, किनारों पर लगती है। वही सामान लाती है, लोग लाती है और ले जाती है और पड़ोसी टापुओं से जुड़ाव बनाए रखती है। यहाँ कोई पुलिस थाना नहीं है, क्योंकि लोग आपस में ही शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं। सड़कें और गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि पूरा टापू कुछ ही मिनटों में पैदल चलकर पार किया जा सकता है। दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है। जमीन में कब्रों के लिए जगह ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सम्मानपूर्वक उन्हें मुख्य भूमि या पास के मकुरा जैसे द्वीपों पर ले जाकर दफनाया जाता है। यहाँ के लोग समंदर के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। पुरुष अक्सर मछली पकड़ने जाते हैं, जबकि महिलाएं घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है और छोटे दुकानों या खाने पीने के कामकाजों को संभालती है। टापू पर एक छोटा सा किराना स्टोर है, लेकिन ज्यादातर खाने पीने का सामान, सब्जियां और दूसरी ज़रूरतें कोलंबिया की मुख्य भूमि से नाव के जरिए आती है। पीने का पानी बोतलों या ड्रमों में लाया जाता है, लेकिन नहाने के लिए लोग समंदर का खारा पानी इस्तेमाल करते हैं, टैंकों में इकट्ठा करके। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे का निपटारा एक बड़ी चुनौती है। 2021 में कोलंबियाई नेवी ने इस टापू से 2 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया था
अब लोग प्लास्टिक को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक है और अपने समंदर को बचाने के लिए कोशिश तेज हो रही है। बिजली की बात करें तो सांता क्रूज डेल इस्लोटे में कोई स्थायी बिजली व्यवस्था नहीं है। रात में जनरेटर चलाए जाते हैं जिससे कुछ घंटों के लिए लाइट, टीवी, खाना पकाने या मिलजुल कर बैठने जैसे काम किए जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद टापू फिर से चांदनी और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में डूब जाता है। यहाँ के लोग इस रूटीन की आदी हो चुके हैं और जिंदगी उसी के साथ बहती रहती है। ऊपर से देखने पर यह टापू रात में समंदर के बीच एक धीमी सी रोशनी की तरह दिखाई देता है, जैसे विशाल समंदर में एक मानवीय धड़कन। टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं उनके लिए एक छोटा सा हॉस्टल है ताकि वे यहाँ की जिंदगी को देख सके बिना उसे बाधित किए। हालांकि यह टापू कई मुश्किलों के साथ आता है। समंदर के स्तर से सिर्फ कुछ फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यह अक्सर बाढ़ आती रहती है, खासकर तूफानों और हाई टाइड के वक्त। जब पानी तंग गलियों और घरों में घुस आता है तो लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, सामान बचाते हैं और एकजुट रहते हैं। बढ़ता समंदर अब एक स्थायी चिंता बन गया है और कुछ लोगों को भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। लेकिन इसके बावजूद यह समुदाय मजबूती से टिका हुआ है। उनकी जड़ें यही है और यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। सांता क्रूज डेल इस्लोटे सिर्फ समंदर में एक बिंदु नहीं है, यह इस बात की मिसाल है कि इंसान कितनी अनोखी जगहों पर भी जीने, ढलने और फलने फूलने की क्षमता रखता है। यह जगह की कमी है, आधुनिक सुविधाएं नहीं है, कब्रिस्तान तक नहीं है, लेकिन इसके लोग उन चीज़ों में समृद्ध है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है: परंपरा, परिवार और एक साझा पहचान। जब बाहरी दुनिया इस जगह को हैरानी से देखती है, तब यहाँ के लोग हर रोज़ अपने छोटे से लेकिन बेहद खास टापू पर हंसते, काम करते, खाना पकाते और सपने देखते अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। टापू पर शौचालय सामुदायिक है। ज़्यादातर लोग थोड़ी सी फीस, कुछ 100 कोलंबियाई पेसो देकर इसका इस्तेमाल करते हैं। यही छोटी सी फीस इनकी सफाई और मरम्मत की मदद करती है, क्योंकि यहाँ न पाइपलाइन है न सीवेज सिस्टम। कचरे के गहरे गड्ढों में कचरे को डाला जाता है, जिन्हें हाथ से साफ और कभी कभी दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया जाता है। यह तरीका आधुनिक नहीं है और ना ही आसान, लेकिन अभी के लिए इसी से काम चला रहे हैं, क्योंकि जगह और सुविधाएं दोनों ही सीमित है। टापू का हर इंच भर चुका है, हर कोना किसी न किसी काम में आ रहा है। घर, छोटी दुकानों, रास्ते या बैठने की जगहों के लिए जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं, लोग घर को ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं। छतों पर अस्थायी कमरे बनाए जाते हैं, कभी लकड़ी के सहारे तो कभी टीन की चादरों से। यह निर्माण अक्सर बिना किसी सरकारी अनुमति या सुरक्षा मानकों के तहत होता है, लेकिन यहाँ कोई नगर पालिका या प्रशासक दफ्तर नहीं है जो इसे रेगुलेट करे। लोग जो ज़रूरी समझते हैं वही करते हैं ताकि अपने परिवार के लिए जगह बन सके। इसका नतीजा एक तरह की जटिल बस्ती, जहाँ घर एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं, तंग सीढ़ियाँ है और नीचे छतें। टापू के अंदर चलना किसी भूल भुलैया में चलने जैसा लगता है। यहाँ की गलियाँ, अगर उन्हें गलियाँ कहा जा सके, इतनी संकरी है कि दो लोग मुश्किल से कंधे से कंधा मिलाकर चल पाते हैं। यहाँ कोई वाहन नहीं है, साइकिल तक नहीं है। हर चीज़ हाथ से, ठेले से या सीधे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक बार की बात है, जब हम टापू पर थे तो एक महिला हमें गर्व से अपने घर ले गई, जिसमें वो पिछले 45 सालों से रह रही थी। घर के कमरे छोटे थे लेकिन बड़ी सलीके से सजाए हुए थे। दीवारों पर परिवार की तस्वीरें टंगी थी, कुछ समय और समुद्री हवा के कारण फीकी पड़ चुकी थी।
उसकी आवाज़ में अपने घर के लिए नहीं बल्कि उस जिंदगी के लिए गर्व झलक रहा था जो उसने यहाँ बनाई थी। उसने कहा, जो कुछ मेरा है वो यही है, मेरे बच्चे इसी कमरे में बड़े हुए। ऐसी कहानियाँ यहाँ आम है। टापू की सबसे बुजुर्ग महिलाओं में से एक, जिनका जन्म 1930 में हुआ था, आज भी यही रहती है, 95 साल की उम्र में। उन्होंने इस समुदाय की शुरुआती जिंदगी देखी है। उन्होंने देखा है कि कैसे टापू हर पीढ़ी के साथ ऊपर और पास पास बनता गया, जैसे समंदर से उठता गया हो। जब कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले टापू के छोटे से क्लिनिक में ले जाते हैं, जहाँ एक स्थानीय नर्स या स्वास्थ्य कर्मी मौजूद होता है। छोटी मोटी बीमारियाँ जैसे कट लगाना, बुखार, सर्दी, जुकाम, यही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बात गंभीर हो तो परिवारों को कोलंबिया की मुख्य भूमि पर जाना पड़ता है। कभी कभी घंटों नाव में सफ़र करके अस्पताल तक पहुंचना होता है। मौसम, लहरें या नाव की उपलब्धता सब इस सफ़र को प्रभावित करती है। फिर भी अब टापू पहले जैसा अलग थलग नहीं है। हाल के वर्षों में कोलंबियाई सरकार ने यहाँ मुफ्त सार्वजनिक इंटरनेट की सुविधा शुरू की है। इससे कुछ स्थानीय लोगों ने छोटे ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। कोई इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, नाव यात्रा या रात भर रुकने का इंतजाम कर रहा है। कोई हस्तशिल्प बेचता है या ऑनलाइन भाषा की क्लास देता है। छात्रों के लिए यह इंटरनेट एक जीवन रेखा बन चुका है। अब उन्हें वो ऑनलाइन पढ़ाई और संसाधन मिलते हैं जो उनके माता पिता के पास कभी नहीं थे। परिवार इसे उन रिश्तेदारों से जुड़ने रहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो अब यहाँ से दूर जा चुके हैं। ये परंपरा जगह में आधुनिक दुनिया की हल्की सी दस्तक है, लेकिन डिजिटल कनेक्शन और नए कौशल के बावजूद टापू कुछ गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सबसे गंभीर है बाढ़। जब ज्वार आता है तब समंदर सीधा टापू में घुस जाता है। खारा पानी तंग गलियों से होकर बहता है, दरवाजों से घरों में घुसता है और नींव में रीसने लगता है। लोग लकड़ी की तख्तियां बिछाकर पानी के ऊपर चलते हैं और बच्चे उसे खेल की तरह छलांग लगाते हुए पार करते हैं। लेकिन सब जानते हैं यह कोई खेल नहीं है बल्कि चेतावनी है। यह खारा पानी सिर्फ टापू को डुबाता नहीं है, उसे अंदर से खा रहा है। कंक्रीट के दरारें आ रही है, लोहे के हिस्से जंग लगने से कमज़ोर होते जा रहे हैं और जो दीवारें पहले मजबूत थी वो धीरे धीरे टूटने लगी है। टापू की नींव, इसकी हड्डियाँ चुपचाप लगातार घिस रही है। फिर भी सांता क्रूज डेल इस्लोटे के लोग यही टिके हुए हैं। वो दीवारों की मरम्मत करते हैं, सीढ़ियाँ दोबारा बनाते हैं और हर बार ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर अपनी ज़िंदगी को उठाते जाते हैं। शाम को सब साथ हंसते हैं, ताज़ी मछलियाँ पकड़ते हैं और वो कहानियाँ सुनाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। क्योंकि इनके लिए ये टापू सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, ये उनका इतिहास है, उनका परिवार है और उनका घर है। और कोई भी उठती हुई लहर, चाहे कितनी भी तेज़ क्यों न हो, इन्हें इससे जुदा नहीं कर सकती।